हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। सो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये जो टॉपिक था बहुत सारे बच्चे फेमिलियर है ये टॉपिक को लेके 11th-12th की वजह से, क्योंकि हमने स्टडी किया है, लेकिन वो काफी बेसिक लेवल तक टॉपिक था, राइट। अब हम फर्स्ट ईयर में है, इंजीनियरिंग में है, तो यहाँ पे अब चीजें थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल होने वाली है। थोड़ा से जो नंबर ऑफ सम्स है, जो सम्स का लेंथ है, वो काफी इंक्रीज होने वाला है। तो यहाँ पे ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सब लोग रेडी हो जाओ, क्योंकि अब हम एक अलग सिचुएशन में जाने वाले, अब हम एक अलग जोन में जाने वाले, जहां पे हमें सम्स के साथ साथ अलग अलग वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स के साथ डील करना पड़ेगा। बिकॉज 12th स्टैंडर्ड तक वी हैड टेक्स्ट बुक, वी हैड हॉट सम्स, वी हैड एक्सरसाइज सम्स, सॉल्व्ड एग्जांपल, एंड दैट वाज इनफ। मेरे हिसाब से तो उतना इनफ होता था, हमें कोई एक्स्ट्रा सम्स नहीं सॉल्व करने पड़ते थे। ये सम है, ये आ जाएगा, राइट। लेकिन इंजीनियरिंग इज नॉट अबाउट दैट थिंग। इंजीनियरिंग में मैंने अगर आपको कोई सम सिखाया है तो जरूरी नहीं वो एज इट इज आएगा। अगर आया तो भाई सब उससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। लेकिन ऐसे भी चांसेस होते हैं कि ये सम्स में से कुछ पर्टिकुलर पार्ट, कुछ डिजिट या फिर कुछ टर्म्स या फिर कुछ ऑपरेशंस वो लोग चेंज कर दे, ऐसी पॉसिबिलिटी होती है। एज इट इज सम्स को एक्सपेक्ट करना इज लाइक इंजीनियरिंग के साथ गेम करना, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, सम्स आपको रेफरेंस बुक से मिल जाएंगे। आपको कोई और बुक फॉलो करनी है, जैसे कि जीवी कुंभोजकर, अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी से हो तो आप वो फॉलो कर सकते हो, या फिर हमारे पास आरएस है, बहुत सारी ऐसी बुक्स है आपको लाइब्रेरीज में मिल जाएगी, आप वो सारी बुक्स फॉलो कर सकते हो। सम्स बहुत सारे हैं एंड अच्छे अच्छे सम्स है। एंड नॉर्मल लेवल के सम सॉल्व करना, एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सम सॉल्व करने जाओगे तो ऐसा पेपर में आएगा भी नहीं और खुद डिमोटिवेट हो जाओगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम अंडरस्टैंड करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो पर्टिकुलर चैप्टर है वो डिवाइड हुआ है 5 सेक्शन में। अगर कहूँ तो पहला जो सेक्शन है उसके अंदर हम सिर्फ बेसिक्स देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, कि हमने क्या पढ़ा है अभी तक। उसके बाद हमें देखना है इसमें डी मोवियस थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक थ्योरम जो हम पूरे ये चैप्टर के अंदर यूज करने वाले। ओके, तो यहाँ पे डी मोवियस थ्योरम के बाद हम आते हैं एक्सपांशन। एक्सपांशन किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्या करोगे एक्सपांशन में? आपको टर्मिनोलॉजीज दी जाएगी जैसे कि साइन एंड कॉस के साथ। यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर डील कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के साथ। अब कुछ नई चीज हम अंडरस्टैंड करने वाले, ट्रिग्नोमेट्री के साथ हम कंपाइल मतलब इसे अंडरस्टैंड करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को। एंड यहाँ पे जो हमारा एक्सपांशन है वो या तो साइन एन थीटा, कॉस एन थीटा, या फिर पावर वाले फॉर्म में, दैट इज साइन रेज टू एन थीटा या फिर कॉस रेज टू एन थीटा। इसके बाद हम आते हैं, ये सब तो अंडरस्टैंड कर लिया, सोल्यूशंस में भी आ जाते हैं। सोल्यूशंस में यानी कि रूट्स निकालना। व्हाट इज सोल्यूशन? हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, अगर मुझे सोल्यूशन निकालने बोला मतलब हमें क्या करना है, उसके रूट्स निकालने, ऐसे रूट्स जो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 8 मार्क का क्वेश्चन बनता है हमारा, एंड बाकी सारे टॉपिक्स में तो समझो 5 to 4 to 8 मार्क्स, लेकिन रूट्स वाला जो है हमारा टॉपिक कंप्लीटली 8 मार्क्स के सम्स होते हैं। उसके बाद हम आते हैं फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो कंप्लीट चैप्टर होने वाला है इसकी डिपेंडेंसी होगी हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज लोगैरिथमिक एंड हाइपरबोलिक सर्कुलर फंक्शन वाला कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मेक श्योर ये जो पहला सेशन होने वाला है यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पूरा चैप्टर है वो आपको अच्छे से आता है, तो आप क्या कर सकते हो, लोगैरिथमिक वाला जो पार्ट है, नेक्स्ट मॉड्यूल जो है, आप सभी को अब हम मॉड्यूल कहते हैं, तो उसके साथ आप डील कर सकोगे। तो जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो बेसिक्स जब जो दिमाग में सबसे पहली आती है वो होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिस्ट ऑफ अ रियल पार्ट एंड अ इमेजिनरी पार्ट, राइट। हमारे पास एक रियल पार्ट होगा, एक इमेजिनरी पार्ट होगा। इमेजिनरी पार्ट ऐसा पार्ट होता है जहां पे आयोटा, आई, इमेजिनरी का आई, वो हमें दिखाई देता है, राइट। तो जब वो आई वाला पार्ट जिस टर्म के साथ है दैट इज आर इमेजिनरी पार्ट, और जो ऐसे ही बस पड़ा है अपने मस्ती में है दैट इज नॉर्मल सा पार्ट, दैट इज आर रियल पार्ट, उसे हम क्या कहेंगे, रियल। तो यहाँ पे जब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन कहूँ तो हम कैसे रिप्रेजेंट करने वाले, छोटे वाले z से, जो हमारा z होता है देखो यहाँ पे, उससे हम क्या करेंगे, इसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। क्या होगा, z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, जहां पे x हमारा रियल पार्ट है, y हमारा इमेजिनरी पार्ट है। जब वो कहेंगे इमेजिनरी पार्ट तो वो उनका मतलब है कि आपको y की वैल्यू निकालिए, i के साथ मत लिख देना। इमेजिनरी पार्ट मतलब सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यू क्या है, जो भी इक्वेशन में बिलोंग करेगी उसे आपको लिखना है। अब ये आयोटा जो टर्म है ये आपने सुना होगा, कई सारी बार पढ़ा भी होगा इसके बारे में। तो आयोटा की जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट ऑफ -1।
अगर एमसीक्यू में आपसे पूछा जा रहा है, जैसे कि इंटरनल्स हो रहे, कभी कभी एमसीक्यूज होते हैं, कभी कभी डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा पेपर पैटर्न फॉलो कर रहे हो। तो जब ऑनलाइन वे था तो वहां पे हमें आता था, या फिर अगर आप गेट एस्पिरेंट हो तो आपको ये सारी छोटी छोटी पॉइंट्स याद रखनी पड़ेगी। आयोटा का हमारा वैल्यू होगा √1। अब ये आयोटा ऐसी वैल्यू है जिसका पावर 1 है। अगर मैं इसके पावर को इंक्रीज करते जाती हूँ, आयोटा मतलब आई, अगर मैं यहाँ पे आई स्क्वायर करूं, आई क्यूब करूं, i⁴ करूं, i⁵, i�6, i⁷, ऐसे बहुत सारे टर्म्स तक हम जा सकते हैं, राइट। तो वहां तक का आपको पावर के जो टर्म है उसकी जो वैल्यूज है उसको क्या करना पड़ेगा, एक बार ध्यान में रखना पड़ेगा। ध्यान में भी नहीं रखना, अगर आपको ये नॉर्मल सी वैल्यू पता है तो आप क्या कर सकते हो, वो सारे वैल्यूज को निकाल सकते हो, यानी कि एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अब आ जाओ, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने कॉन्जुगेट पढ़ा था, याद है, कंपोनेंडो डिविडेंडो हम किया करते थे, एल्चरेंडो किया करते थे। तो जब हम कंपोनेंडो डिविडेंडो करते थे तो हम क्या करते थे, कॉन्जुगेट के साथ डील करते थे। कॉन्जुगेट इज समथिंग चेंजिंग द साइन। हम क्या करते हैं, अगर कोई चीज पॉजिटिव है तो उसे नेगेटिव, कोई चीज नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव। दिस इज व्हाट वी आर डीलिंग विद कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे जब मैं कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट बोल रही हूँ तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज पे ऊपर ध्यान देना है, इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को समझ लो कि इग्नोर ही करना है, उसके साइंस के साथ बिल्कुल छेड़छानी मत करना। सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर ध्यान देना है आपको, आपका इमेजिनरी पार्ट। अगर इमेजिनरी पार्ट मतलब कि ऐसा पार्ट जो आई के साथ है, अगर वो पॉजिटिव है तो उसे नेगेटिव कर दो, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो। दैट इज व्हाट वी नीड टू डू इन आवर कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, जेड के ऊपर। कॉम्प्लेक्स को कैसे करते हैं, जेड से। तो जेड के ऊपर अगर मैं छोटू से एक बार दे रही हूँ, बार, तो वो क्या हो जाता है, हमारा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम उसे कहते हैं। तो अगर मैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलूंगी तो यू नीड टू रिमेंबर दैट वी नीड टू चेंज इमेजिनरी पार्ट का साइन। इफ इट इज पॉजिटिव तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो। सम्स आते हैं जहां पे वो लोग ऐसे मेंशन करते हैं, आपको वैल्यूज निकालनी पड़ती है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी बेसिकली बताओ तो अगर मैं आपको दो नंबर्स बोल रही हूँ, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मैं कह रही हूँ, तो वो कब सिमिलर होंगे, जब उनका रियल पार्ट सेम होगा और जब उनका इमेजिनरी पार्ट सेम होगा। यानी कि मैं आपको कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे देखो दो मैट्रिक्स ये कह रही है, दो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहे हैं, Z1 एंड Z2। ये दोनों सेम कब होंगे, जब इसका x1 इज इक्वल्स टू x2। ये देखो x1 इज इक्वल्स टू x2 एंड y1 इज इक्वल्स टू y2, यानी रियल पार्ट जब सेम होगा एंड इमेजिनरी पार्ट जब सेम होगा। इसके बाद पावर ऑफ आयोटा, ये जो है आपको बहुत यूज होने वाला है एक्सपांशन वाली चीज में। मेक श्योर आप ये टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड करो। हमें पता है आयोटा कितना होता है, √(-1), राइट। तो आई स्क्वायर कितना होगा, दैट मींस आई नीड टू शिफ्ट दिस हियर। मैं क्या करूंगी, अगर स्क्वायर रूट को इस तरफ शिफ्ट कर दूंगी तो स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पे अगर आप दूसरे वे में बोले तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, तो आई स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू -1। रिमेंबर आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। अब इससे आगे की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे, आई क्यूब की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आई स्क्वायर इंटू आई। मतलब क्या कर रहे हो, आई स्क्वायर इंटू आई कितना होगा, आई क्यूब होगा। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिली है, -1 मिली है, तो -1 इंटू आई आपको कितना मिल जाएगा, -i। तो अगर आपको कहीं भी सम में आई क्यूब दिखाई देगा तो आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी, दैट इज -i। एक चीज ध्यान रखना, अगर कहीं भी सम में इतनी चीज दिखाई दे रही है तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। अगर कहीं भी आई, सिर्फ आई दिखाई दे रहा है ना, उसको हाथ मत लगाना। अगर √(1) सब्स्टिट्यूट कर दोगे ना तो चीजें मेस्ड अप हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। सिर्फ जब पावर इंक्रीज होते हैं 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा होता है तभी ही सब्स्टिट्यूट करो। आई क्यूब का हो गया i⁴, i⁴ इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू i⁴। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, -1, तो -1 इंटू -1 विल बी इक्वल्स टू +1। अब आ जाओ i⁵ पे, i⁵ विल बी इक्वल्स टू i⁴ इंटू आई, राइट। i⁴ की वैल्यू थी 1 इंटू आई। देखो इधर आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं की क्योंकि चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती है, व्हाई टू डू दैट थिंग। इसके लिए i² इंटू आई, i⁴ इंटू आई विल बी इक्वल्स टू 1 इंटू आई, दैट इज इक्वल्स टू आई ओनली। अब नेक्स्ट i⁶, दैट इज इक्वल्स टू i⁵ इंटू आई। i⁵ की वैल्यू आई इधर ऑलरेडी था, i² हो गया, i² इज इक्वल्स टू -1। तो अगर ये चीज आपको लर्न नहीं हो रही, किसी की नहीं लर्न होती, किसी को नहीं ध्यान में जाता, तो आप क्या करोगे, आंसर को निकालोगे। 1 सेकंड, 2 मिनट, 1 सेकंड में नहीं, 5 सेकंड लगेगा आपको सिर्फ वैल्यूज को लिखने के लिए। अगर अब मैं कहूँ i⁻⁷ की वैल्यू आपको निकालनी है,
आई रेस टू 7, तो वो क्या होगा, आई रेस टू 6 इंटू आई हो जाएगा। अगर दूसरे वे में अगर आप लिखोगे तो आई रेस टू 5 इंटू आई रेस टू आई स्क्वायर हो सकता है, ये भी हो सकता है, राइट। और कोई वे में अगर आप लिखना चाहते हो तो 7 को ऐसे स्प्लिट करो कि उसका मतलब ऐसे पावर लो जिसका सबमेशन क्या होने वाला है 7। मैं सबमेशन क्यों कह रही हूँ, बिकॉज हम यहाँ पे इंडाइसिस का रूल फॉलो करते हैं, दैट सेज अगर मेरे पास a रेस टू m है इंटू a रेस टू n है मेरे पास, तो मैं क्या करती हूँ, बेस सेम है तो क्या हो जाएगा a रेस टू m प्लस n। तो आपको क्या करना है, ऐसे पावर्स देने हैं जिसका क्या कर सकोगे, सबमेशन आपको मिल जाएगा इक्वल्स टू 7। तो ऐसे धीरे धीरे करके आप क्या कर सकते हैं, हायर ऑर्डर्स तक जा सकते हैं बेसिकली। तो इतना याद कर लो, वेल इनफ होगा बेसिकली। अब आते हैं नेक्स्ट, ये आपने पढ़ा है मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जब मैं मॉड्यूलस बोलूंगी तो आपको आर दिमाग में आना चाहिए, क्या आना चाहिए, आर। मॉड्यूलस इज ऑलवेज रिलेटेड टू आर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं एम्पलीट्यूड बोल रही हूँ या फिर मैं आपको आर्ग्यूमेंट बोल रही हूँ, देखो ए से आ रहा है दोनों चीज, एम्पलीट्यूड एंड आर्ग्यूमेंट, तो हमेशा याद रखना वी आर डीलिंग विद समथिंग दैट इज क्रिएटेड, दैट हैज क्रिएटेड एन एंगल दैट इज इक्वल टू, एंगल को कैसे लिखते हो, थीटा लिखते हो, राइट। यहाँ पे अगर आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड बोला तो क्या दिमाग में आना चाहिए, थीटा आना चाहिए। क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं, फाइंड द मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड या फिर आपका आर्ग्यूमेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और आपको फ्रेज दिया रहेगा, आपको क्या करना है, इक्वेशन दिया रहेगा, उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो, जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम देखते हैं हमारा नॉर्मल, तो हमारे पास एक्स एक्सिस होता है एंड वाई एक्सिस होता है, राइट। तो अगर मैं उधर ही एक एंगल थीटा जनरेट कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, एक एंगल थीटा जनरेट कर रही हूँ विथ रेडियस टू बी इक्वल्स टू आर। जब मैं रेडियस इक्वल्स टू आर बोल रही हूँ तो हम क्या करें, एक सर्कल हो रहा है ना जनरेट, अगर मैं उसको मूव करूंगी तो एक सर्कल हो रहा है, इसके लिए मैंने क्या किया, उसको डिनोट किया आर, बिकॉज इट इज रेडियस। फिर उसके बाद एक्स एक्सिस पे कितना होगा, एक्स होगा ऑफ कोर्स इसका वैल्यू, वाई एक्सिस पे कितना होने वाला है, वाई होने वाला है। अगर मैं आपको कह रही हूँ साइन थीटा मुझे चाहिए, क्या चाहिए, साइन थीटा, तो हमें पता है साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। तो अपोजिट क्या है, यहाँ पे y है, तो y अपॉन r हो जाएगा, राइट। तो मैं क्या करूंगी, मुझे y की वैल्यू चाहिए ना, तो r को उस तरफ शिफ्ट कर दो, तो r साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू y, हो गया। अब नेक्स्ट, अगर मैं आपको कह रही हूँ cos थीटा निकालो, क्या निकालो, cos थीटा, तो cos थीटा कितना होता है हमारा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट कितना है x, तो x अपॉन r, r को इस तरफ शिफ्ट कर दोगे तो r cos थीटा इज इक्वल्स टू x, हो गया। यही चीज है यहाँ पे भी, ये देखो ये दोनों स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा, x इज इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू r sin थीटा। अगर मैं यूनिट सर्कल की बात करूंगी, जब भी यूनिट सर्कल की बात करूंगी, यूनिट सर्कल इज अ सर्कल जिसका रेडियस इज ऑलवेज 1 यूनिट, 1। अगर मैं किसी भी सर्कल को बना रही हूँ जिसका रेडियस 1 है तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट सर्कल कहते हैं। तो रिमेंबर, ऐसे सिचुएशन में फॉर यूनिट सर्कल वेयर r इज इक्वल्स टू 1, x विल बी इक्वल्स टू cos थीटा एंड y विल बी इक्वल्स टू sin थीटा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट मॉड्यूलस निकालने के लिए, दैट इज r। अगर आपको अभी r निकालना है, दो वेज है। नंबर 1 कि ये तो राइट एंगल ट्रायंगल जनरेट कर रहा है हमारा यहाँ पे, तो डायरेक्टली आप क्या कर दो, हाइपोटेनियस थ्योरम। व्हाट डज हाइपोटेनियस थ्योरम सेज, कि हमारा जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ अदर टू साइड्स, स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, राइट। तो इसको इस तरफ शिफ्ट कर दूंगी तो r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं, याद करो, जब भी मैं लिखती थी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, तो x विल बी इक्वल्स टू, सॉरी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 लिखा करती थी, तो x विल बी इक्वल्स टू प्लस और माइनस 2, हम ऐसे लिखते थे, राइट, स्क्वायर रूट लेने के बाद। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी यूज करेंगे और हमारी वैल्यू क्या होगी, मॉड्यूलस की आइदर पॉजिटिव हो सकती है, पॉजिटिव एक्सिस पे हो सकती है, या तो नेगेटिव एक्सिस, नेगेटिव वाले साइड पे हो सकती है, वेरी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये एक मेथडोलॉजी हो गई। दूसरा और कौन सा, डेरिवेशन तो आपसे कोई पूछने नहीं वाला। अगर आप इसको स्क्वायर करोगे एंड ऐड करोगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग दिस टू इक्वेशंस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर को आप बाहर निकाल लोगे तो बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक का आइडेंटिटी क्या कहता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो वापस आप यही इक्वेशन के ऊपर आ गए। वो भी एक मेथड है, आपको वो करना है तो आप वो कर सकते हो। बस जब भी फॉर्मूला की बारी आएगी तो आपको क्या करना है, r इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
दिस इज कॉल्ड एज मॉड्यूलस विच इज ऑल्सो डिनोटेड एज मॉड्यूलस। जब हम बोलते हैं तो मॉड बोलते हो ना आप, तो कैसे डिनोट करते हैं, छोटे छोटे दो पैरेलल लाइंस होते हैं, उसके अंदर आप z लिखोगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड। जब मैं आर्ग्यूमेंट एंड एम्पलीट्यूड बोलूंगी मतलब कि मैं आपको कह रही हूँ कि हम कितना एंगल जनरेट किए, कितना मूव हुए, राइट। तो मूव हुए उसकी वैल्यू हम थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x। कैसे आया पूछ सकते हो, बिकॉज इट इज अ फॉर्मूला दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, राइट। तो जब अपोजिट क्या है देख लो y, एडजेसेंट क्या है x, तो हो गया ना। फिर उसके बाद tan को क्या करूं, इस तरफ शिफ्ट कर दोगे तो हो गया थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x। इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू लर्न। अब आते हैं नेक्स्ट, जो हमने इक्वेशन देखा, यहां पे लिखती हूँ z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। ये जो हमने इक्वेशन देखा, दिस वॉज आर कार्टेशियन इक्वेशन। क्यों कार्टेशियन इक्वेशन, बिकॉज वी वर डीलिंग विद कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसके अंदर हम डील कर रहे थे विद द टर्मिनोलॉजीज ऑफ कोऑर्डिनेट्स दैट आर एक्स एंड वाई। इसके लिए वो हमारा कार्टेशियन फॉर्म हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म ऐसा फॉर्म होता है जहां पे हम क्या करते हैं, थीटा और आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर को। दैट इज z विल बी इक्वल्स टू r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा। क्या हो जाएगा, r बाहर रहेगा, cos थीटा प्लस i sin थीटा हो जाएगा। ये क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ r एंड थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नोटिस होगा कि हमारा r है, अगर मैं फिर यूनिट सर्कल की बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर r कितना हो जाएगा 1, देयरफॉर z विल बी इक्वल्स टू cos थीटा प्लस i sin थीटा हो जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाओ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज अ फॉर्म जिसमें हम एक्सपोनेंट टर्म के साथ डील करते हैं। व्हाट इज एक्सपोनेंट, हम e से रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म को, e आता है हमेशा वहां पे, राइट। तो अब हमें ऐसे फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है कि वहां पे e एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा z विल बी इक्वल्स टू r इंटू ई रेस टू आई थीटा, ई रेस टू आई थीटा। अब बोलो ई रेस टू आई थीटा कैसे आया पूछोगे, तो यहाँ पे ई रेस टू आई थीटा की वैल्यू होती है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसका डेरिवेशन तो आपको नहीं पूछेंगे, लेकिन जब हमारा हाइपोबोलिक एंड सर्कुलर मोशन आएगा ना, तब मोशन कह रही फंक्शन आएगा ना, तब हम लोग वो चीज को अंडरस्टैंड कर लेंगे कि हमें ये एक्चुअली फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, इस लेवल पे तो आपको जरूरी नहीं है। अब एक कोरोलरी है हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज 1/z। अभी तक z का फॉर्मूला देखा ना, तो 1/z का फॉर्मूला क्या होगा, कुछ नहीं, 1/z विल बी इक्वल्स टू cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। यूनिट सर्कल के लिए cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, यानी कि इनका यही कहना है कि z रेस टू -1, जब भी मैं 1/2 लिखती थी, अगर मुझे इसको ऊपर लेना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेना है, तो व्हाट आई नीड टू डू इज इनवर्स कर दो, एज सिंपल एज दैट। तो z इनवर्स विल बी इक्वल्स टू cos थीटा माइनस, मेक श्योर यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस आई साइन थीटा हो गया। दिस इज आर कोरोलरी। अब जैसे कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, बस इमेजिनरी पार्ट की साइंस चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो कार्टेशियन फॉर्म में इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हुई, यहाँ पे भी देखो इमेजिनरी पार्ट चेंज हुआ, यहाँ पे देखो एक्सपोनेंशियल में क्या हुआ, इमेजिनरी पार्ट में नेगेटिव आ गई, मतलब ऊपर पावर में क्या आ गया, एक नेगेटिव का साइन आ गया। तो ये हो गया हमारा कुछ थोड़ा सा बेसिक्स, अभी तक जितना हमने पढ़ा वो बेसिक्स था कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो आपको पता होना चाहिए बिफोर वी आर गोइंग टुवर्ड्स द चैप्टर। अब आ जाओ चैप्टर में, एक्चुअली जो हमारा सबसे पहला पार्ट है, सबसे पहला जो पार्ट है जहां से हम चीजों को स्टार्ट करने वाले हैं, वो है हमारा डी मॉर्विस थ्योरम एंड इट्स प्रॉपर्टीज या फिर कोरोलरीज। तो डी मॉर्विस थ्योरम जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहीं से चीजें स्टार्ट हुई थी। कैसे, अभी तक हमने जो टर्मिनोलॉजीज देखी वहां पे क्या था, z रेस टू 1 था ना, z रेस टू 1 ही हुआ ना, इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, राइट। अगर मैं आपको कह रही हूँ z रेस टू 10 निकालो, चलो z रेस टू 10 नहीं, अगर मैं आपको कह रही हूँ z रेस टू 100 निकालो, 100 भी नहीं, चलो z रेस टू 25 निकालो, कैसे निकालोगे, इज इट पॉसिबल। मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपको क्या निकालना है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू 25 निकालना है, आपको बोल रही हूँ, कैसे निकालोगे, 2 रेस टू 25 तो कैलकुलेटर पे निकल भी जाएगा,
राइट यहाँ पे कैसे निकालोगे, तो वो चीज को निकालने के लिए हम यूज करते हैं डी मॉर्विस थ्योरम, एक ऐसा थ्योरम जिसने चीजों को सिंप्लीफाई कर दिया हर एक एस्पेक्ट्स में। तो जब हम डी मॉर्विस थ्योरम देखेंगे तो ये जो पावर है 25, 100 या 10 जो हमने लिया है ना, उसे इन जर्नल हम लिखेंगे एन। एन इज एनी रियल नंबर, एनी नंबर, हमारा जो एन होने वाला है कोई भी नंबर होगा, दैट इज cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू एन, मैं इसको क्या ले रही हूँ एन, will be equals to simply cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। बस आपको क्या करना है, जहां पे भी थीटा है ना, क्या है थीटा एंगल है ना, उसके साथ अपने जो पावर है, जो भी पावर होने वाला है यहाँ पे, उसको मल्टीप्लाई कर दो। बस सिंपल सा फंडा है, इतना याद रखो, जो पावर है उसको एंगल के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। दैट इज cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू द पावर n, n कैन बी एनी नंबर, एनी नंबर, will be equals to cos थीटा cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ठीक है। अब ये कोरोलरीज के ऊपर आ जाओ, ये तो प्लस के लिए था, राइट। कोरोलरी हमारे पास माइनस के लिए है, दैट इज cos थीटा माइनस आई साइन थीटा रेज टू n will be equals to, कुछ नहीं करना, यहाँ पे पॉजिटिव था वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और एंगल्स हमने क्या कर दिए, n से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको रिप्रेजेंट करना है, चलो ये वाला पार्ट है, कोई बच्चा चाहता है कि नहीं मैम मुझे इसको पॉजिटिव के एस्पेक्ट्स में रिप्रेजेंट करना है, कर सकते हो, कैसे करोगे, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू माइनस n। अब रेज टू माइनस n बोलोगे हमने ऐसा क्यों किया, राइट। तो यहाँ पे आ जाओ, इसको हम सॉल्व कर लेते। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इसके अंदर डी मॉर्विस थ्योरम लगा दो, तो क्या हो जाएगा, cos माइनस n थीटा प्लस आई साइन माइनस एन थीटा। डी मॉर्विस थ्योरम लगाना मतलब क्या होता है, जो पावर था उससे मल्टीप्लाई करना है एंगल को। तो यहाँ पे हम जब भी cos ऑफ माइनस थीटा देखते हैं तो वो क्या होता है, cos थीटा ही होता है ना, लेकिन साइन ऑफ माइनस थीटा के साथ जब हम डील करते हैं तो दैट इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, राइट। तो यहाँ पे मैं ये चीज को सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, cos n थीटा, फिर उसके बाद प्लस आई इंटू माइनस आई साइन n थीटा। तो माइनस को मैं बाहर ले लूंगी तो क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा ही हो जाएगा ना, यही वैल्यू आने वाली है ना। इसके लिए हमने क्या किया, डायरेक्टली इसको ये 3 वेज में रिप्रेजेंट कर दिया, और ये इनवर्स पार्ट था, ये वाला और ये वाला रिप्रेजेंटेशन तो सेम ही है, बस ये डिनोमिनेटर में और इसको मैंने न्यूमरेटर में लिखा है, इसके लिए यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव पावर आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, जैसे हमने z रेज टू n, जस्ट जो बोला मैंने कि z रेज टू कुछ निकालोगे तो z रेज टू n रिप्रेजेंट किया, तो उसके लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा, z रेज टू माइनस n बोला तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो बस कुछ चीजें थी, बस कुछ फॉर्मूला से इसके अंदर, आपको अगर ये याद है ना तो आप ये सब निकाल सकते हो, जो नीचे लिखा है कोरोलरी पूछते नहीं कोई, बट आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं मेन चीज के ऊपर, दैट इज सम्स, ओके। सम्स के ऊपर आते हैं। अब ये जो सम्स होने वाले, स्टार्टिंग में ये सम्स का वेटेज 4 to 5 मार्क्स का, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल चीज है, आपको कुछ डी मॉर्विस थ्योरम पता है तो आप डायरेक्ट सम सॉल्व कर सकते हो। अब आ जाओ, सिंप्लीफाई करने बोला है आपको, बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है, देख के भी आंसर आ जाएगा, लेकिन बच्चे गलती करते हैं। cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा इनटू cos थीटा माइनस आई साइन थीटा अपॉन cos 5 थीटा माइनस आई साइन 5 थीटा। अब डी मॉर्विस थ्योरम की बात करूं तो मेरा डी मॉर्विस थ्योरम हमें क्या कहता है, cos थीटा, 1 सेकेंड, इसको डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले हमारा डी मॉर्विस थ्योरम क्या कहता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू n बाय डी मॉर्विस थ्योरम, आपको चाहिए तो आप वो चीज लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, राइट। तो अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे देखो क्या दिया है, cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा, मतलब हमें हमारा राइट हैंड साइड दिया है, राइट हैंड साइड लिख दो, क्या हो गया, cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा दिया है। यानी कि कंपेयर करोगे इसको तो n की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, 3 हो गई है, राइट। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड हम कैसे लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू द पावर 3, क्योंकि हमारा n जो है यहाँ पे देखो क्या हो गया है, 3 हो गया, यहाँ पे इसके लिए मैंने क्या किया, उसको पावर देके 3 कर दिया। नेक्स्ट क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला पार्ट क्या है, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। अब ये माइनस आ गया है, थीटा के साथ तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, जब कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, राइट।
अगर मेरे पास सिर्फ थीटा है, मतलब मैं क्या कर रही हूँ, उसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ही तो थीटा बचेगा। तो हमारे पास अगर कुछ नहीं दिख रहा तो दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब बोलोगे मैम माइनस है, तो हम दोनों वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। अगर मैं माइनस के साथ रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 1 आ जाएगा। अगर मैं नेगेटिव के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे देखो, दोनों वेज से मैंने रिप्रेजेंट किया है, जैसे मैंने कोरोलरी में आपको बताया था, दोनों वेज से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एक ही पर्टिकुलर चीज को। लेकिन यूज कौन सा करोगे, जब यूज करने की बारी आएगी तो आई विल यूज दिस फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे भी हमने प्लस के साथ डील किया, यहाँ पे भी प्लस के साथ डील करेंगे तो चीजें ईजी हो जाएंगी सॉल्व करने के एस्पेक्ट्स में। माइनस वाला लोगे फिर चीजें चेंज करोगे, क्यों कॉम्प्लिकेट करना ना। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वाला पार्ट एक्सेप्ट करेंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट 5 वाला, दैट इज इक्वल्स टू cos 5 थीटा माइनस आई साइन 5 थीटा। एन कितना दिखाई दे रहा है, 5। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, cos थीटा, या तो प्लस लिख सकते हो आप, प्लस के रिस्पेक्ट में लिखोगे तो रेज टू पावर -5 हो जाएगा। और अगर आप cos थीटा माइनस आई साइन थीटा के रिस्पेक्ट में लिखने वाले हो तो पावर कितना हो जाएगा हमारे पास, +5 हो जाएगा। अगेन वी आर गोइंग टू यूज ये पहला वाला पॉजिटिव वाला, क्योंकि उससे क्या होगा, हम इजीली चीजें सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे। कैसे, यहाँ पे देखो, इज इक्वल्स टू, सबसे पहला वैल्यू क्या है, ये वाला, तो सब्स्टिट्यूट कर दो, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू द पावर 3। नेक्स्ट ये वाला cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू द पावर -5। हमने क्या कर दी, ये तीनों जो टिक की है ना इक्वेशंस, उसको क्या कर दिया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हमारा जो बेसिक इंडाइसिस रूल था, वो बेस के लिए क्या कहता था हमें, जब भी मैं बेस के साथ जाऊंगी तो वही वाला a रेज टू m इंटू a रेज टू n विल बी इक्वल्स टू a रेज टू m प्लस n। तो यहाँ पे देखो बेस सेम है, इसके लिए मैंने कहा पॉजिटिव वाला लो, बेस सेम है, हम क्या कर सकते हैं, इसके जो पावर्स है उसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल्स टू 3 प्लस -1, 3 प्लस -1 -1 विल बी इक्वल्स टू 2, +2। मैं यहाँ पे से इरेज कर रही हूँ इसको, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा हमारा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू 2 हो जाएगा। अब ये डिनोमिनेटर में है, अगर मुझे इसे न्यूमरेटर में लेके जाना है तो पावर कितना है, -5 है। जब मैं इसको न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी तो पावर क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू +5। 1/2 रेज टू -1 अगर मैं लिख रही हूँ तो इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर दूंगी तो 2 इंटू -1 इंटू -1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू +1 ओनली। तो यहाँ पे वही चीज हम करेंगे एंड आंसर हमारा आ जाएगा। बस नेगेटिव था, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर इधर पॉजिटिव है ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब वापस से बेस सेम हो गए, देखो बेस दोनों सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, पावर को ऐड कर सकते हैं। तो 2 + 5 इज 7। तो यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू द पावर 7। अगेन अगर मुझे चाहिए तो मैं डी मॉर्विस थ्योरम लगा दूंगी, तो cos 7 थीटा, बस थीटा के साथ क्या करना है, n को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखो प्लस आई साइन 7 थीटा। अब आपको सिंप्लीफाई करने वाला था, आपने सिंप्लीफाई कर दिया। अब आप चाहे जो आंसर लिखो, ये लिखो या ये लिखो, आपको दोनों आंसर करेक्ट मिलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट मेरे हिसाब से जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन डी मॉर्विस थ्योरम अप्लाई करके दिया है, तो आप भी क्या करो, आंसर को डी मॉर्विस थ्योरम लगा के ही निकालो। तो ये हो गया हमारा सम सॉल्व, काफी इजी वे से सिर्फ डी मॉर्विस थ्योरम आपको अप्लाई करना था एंड कुछ इंडाइसिस के रूल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, if z is equals to 1/√2 plus I 1/√2 and z बार आपको दिया है, मतलब हमारा कॉन्जुगेट ऑफ z दिया गया है, हमें कॉन्जुगेट निकालना पड़ेगा, z दिया है कॉन्जुगेट निकालना है। प्रूव दैट z रेज टू 10 प्लस z बार रेज टू 10 इज इक्वल्स टू 0। आपको प्रूव करना है कि अगर मैं नॉर्मल, ये जो वे है कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया है, हमें कार्टेशियन नॉर्मल फॉर्म में दिया गया है, उसको डील करके आपको क्या करना है, प्रूव करना है पावर 10 लेके कि भाई साहब ये 0 है।
मैंने आपको जो हमारा डी मॉर्विस थ्योरम है वो तो कंप्लीटली पोलर फॉर्म के लिए था, राइट। हमने देखा कि हमने अप्लाई किसमें किया था, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कंप्लीटली हमारा वो पोलर फॉर्म है। यहाँ पे जो चीज दी गई है वो तो कार्टेशियन फॉर्म में, मतलब कि हमारा स्टेप नंबर 1 होने वाला है कि हमें यहाँ पे चीजें पोलर फॉर्म में चेंज करनी पड़ेंगी। नहीं चेंज करोगे आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे आ जाओ, z कितना दिया है, z कितना दिया है हमें यहाँ पे, z इज इक्वल्स टू 1/√2 प्लस i 1/√2, राइट। ये हमारा z है। अब अगर मैं इसे पोलर फॉर्म में लिखना चाहती हूँ, मतलब मैं आपको कह रही हूँ कि मुझे इसको कॉस एंड साइन के फॉर्म में लिखना है, तो मेरा कॉस या साइन 1/√2 कब होता है, कैलकुलेटर में कर लो कब होता है, याद करोगे तो cos of 45 is 1/√2, sin of 45 is also 1/√2, राइट। और पाई 45 कितना होता है हमारा, अगर मैं नॉर्मल रेडियन सिस्टम में बोलूं तो π/4 होता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, उसको π/4 लिख के z इज इक्वल्स टू cos π/4 प्लस i sin π/4। आई कैन इजीली राइट लाइक दिस। हो गया ना आपका, पोलर फॉर्म में तो हो गया। और यहाँ पे इन्होंने r का तो कोई जिक्र किया ही नहीं है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब इन्होंने कहा क्या है, z बार भी चाहिए। z बार क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है। व्हाट इज कॉन्जुगेट, दैट मींस यू नीड टू जस्ट चेंज पार्ट साइन ऑफ, जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब नेक्स्ट बोला क्या है, z रेज टू द पावर 10 बोला है, मतलब इसका आपको क्या करना पड़ेगा, z रेज टू द पावर 10 करना है। यहाँ पे अब आपको डी मॉर्विस थ्योरम लगाना पड़ेगा, दैट इज cos π/4 प्लस आई साइन π/4 रेज टू द पावर 10 निकालो। चलो निकालते हैं। अब कैसे निकालोगे, इसकी वैल्यू विल बी इक्वल्स टू z रेज टू 10 विल बी इक्वल्स टू डी मॉर्विस थ्योरम जब मैं लगाती हूँ, मतलब मैं आपको क्या कहूंगी कि इसके जो एंगल है उसको क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या होगा, cos 10 π/4 प्लस आई साइन 10 π/4। अभी 2 का टेबल तो हम सबको आता है, 2 के टेबल के हिसाब से 10 और 4 कब आता है हमारा, 2 5 एंड 2 2 तो z रेज टू 10 विल बी इक्वल्स टू cos 5 π/2 प्लस आई साइन 5 π/2। इसको हम क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमें आगे इसको यूज करना है। नेक्स्ट z बार रेज टू 10 भी आपको करने बोला है, दैट इज cos π/4 माइनस आई साइन π/4 रेज टू द पावर 10। अप्लाइंग डी मॉर्विस थ्योरम, cos 10 π/4 माइनस आई साइन 10 π/4 हो गया। अगेन 2 का टेबल तो हम सबको आता ही होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 5 π/2 माइनस आई साइन 5 π/2। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। क्यों इक्वेशन नंबर 2, बिकॉज हमें क्या करना है, इन दोनों की जो हमें वैल्यूज मिली है उसको ऐड करना है और देखना है वो 0 की इक्वल है या नहीं। कैसे देखोगे, तो ऐड कर देते हैं। हमें क्या करना है, z रेज टू 10 प्लस z बार रेज टू 10, दोनों की वैल्यूज क्या क्या है लिख दो। इधर से इक्वेशन नंबर 1 से 5 π/2 प्लस आई साइन 5 π/2। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस cos 5 π/2 माइनस आई साइन 5 π/2, राइट। अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या हमारे पास, cos 5 π/2 प्लस cos 5 π/2 दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 cos 5 π/2 हो जाएगा। 5 π/2 को अगर मैं कहूँ दैट इज इक्वल्स टू, चलो कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ जाओ, तो हमारा जब cos 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, cos की, हाँ cos की। जब मेरा cos π/2 होता है तो वैल्यू कितनी होती है, 0। जब मेरा cos वापस पाई पे आता है तो -1। फिर से जब वो 3 π/2 पे जाता है तो वैल्यू कितनी होती है, 0। यहां से जब 2 पाई पे जाएगा तब वैल्यू कितनी होगी, 1। अकॉर्डिंग टू आवर रूल हमारा cos इस हिसाब से मूव करता है।
अगर मैं आपको एक चीज बोलूं कि मेरा जब कॉस जब भी π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2 पे जा रहा है, मतलब जब भी वो π/2 पे जा रहा है तो उसकी वैल्यू क्या हो रही है, हमेशा 0 हो रही है। चाहिए तो एक और सर्कल ले लो, यहाँ पे क्या करो, एक और बार आगे मुड़ जाओ, तो आपको क्या मिलेगा, चीजें वही मिलेगी, दैट इज 0। यानी कि ऑलवेज और cos n π/2 is equals to 0। हमें तो पता है ये चीज, दैट इज z raised to 10 plus z bar raised to 10 will be equals to 2 into 0, that is equals to 0। हमारी वैल्यू क्या हो गई, प्रूफ हो गई। जो इन्होंने कही थी हमें प्रूफ करने के लिए, हमने क्या की, इजीली उसको प्रूफ कर दिया, काफी इजी वे से। बस आपको क्या करना है, एक चीज याद रखना है कि जब भी हमारा cos n π/2 होता है तो 0 होगा, ठीक है। n जब होगा, जब उसकी वैल्यू पाई पे जा रही है, ये दोनों पे, यानी कि उसकी वैल्यू क्या हो रही है, एक बार +1 हो रही है, एक बार -1 हो रही है, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो वहां पे हम -1 raised to n करते हैं, ठीक है, जब हम n पाई के साथ डील करते हैं। ओके, यहाँ पे चीजें अलग है। अब आते हैं नेक्स्ट सम के ऊपर। फाइंड द मॉड्यूलस एंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट। अब आपको देखो, जैसे मैंने कहा था, आपको क्या निकालना है, मॉड्यूलस, मतलब आपको आर निकालना है। अब यहाँ पे इन्होंने प्रिंसिपल वैल्यू बोली है। प्रिंसिपल वैल्यू देखने के बाद डरना मत, दैट इज ओनली, प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है लीस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, थीटा। आपको इन्होंने क्या बोला है, सबसे छोटी वैल्यू निकालो थीटा की, और उसके साथ उसका आर निकालो। इक्वेशन अगर आप देखोगे तो कंप्लीटली किसके फॉर्म में दिया है, हमें कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया है। हमारा जब भी हम मॉड्यूलस एंड ऑल के साथ डील करते हैं तो आर एंड थीटा आता है, मतलब हमें इसको लेके जाना है पोलार फॉर्म में। तो स्टेप नंबर 1 होने वाला है हमारा, कार्टेशियन फॉर्म को कन्वर्ट कर दो पोलार फॉर्म में, तो ही आप चीजों को सॉल्व कर सकोगे। तो सबसे पहला इक्वेशन क्या है, कंसिडर करते हैं हम लोग पहले पार्ट को। क्या है हमारे पास, 1 + i √3 raised to 16 हमारा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है, इसको आपको क्या करना है, पोलार फॉर्म में करना है। ना 1 हमारा कॉस के टेबल में आता है, ना साइन के टेबल में आता है, ना √3 आता है साइन में, ना कॉस में, राइट। तो हमारा अब कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे चीज अटक जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा टर्म ढूंढना पड़ेगा जो क्या है, इन दोनों में कॉमन हो। जब कॉमन की बात आए तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो कॉस के टेबल में 1/2 आता है, साइन के टेबल में भी 1/2 आता है, कॉस के टेबल में √3/2 आता है, साइन के टेबल में भी √3/2 आता है, बस अलग अलग एंगल्स पे आता है, ये बात है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ भी करके या तो ये दोनों वैल्यूज लानी है। तो अगर मुझे डिनोमिनेटर में 2 चाहिए तो उसको एडजस्ट करने के लिए मुझे न्यूमरेटर में भी 2 इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 यू गेट 2 × 1/2 + i √3/2। हो गया ना, चीज इजी हो गई। तो अब तो आपको दिखाई देगा ना ये साइन और कॉस के टेबल में, अब तो होप सो हमें मिल जाएगा चीजों को सॉल्व करने के लिए। इज इक्वल्स टू 2 × अब इसका पोलार फॉर्म का लिखना है अगर आपको, तो कॉस हमारा 1/2 कब होता है, π/3 पे, यानी कि कॉस जब मेरा π/3 है तब वो कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। अगर यही साइन की बात करूं तो साइन मेरा √3/2 कब होगा, जब वो π/3 पे होगा, दैट इज 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos π/3 + i sin π/3। पावर देखना, यहाँ पे पावर हमारा क्या है, 16 है, तो 16 मुझे क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को डिवाइड कर देना पड़ेगा, राइट। 2 भी है ना हमारे साथ, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे भी 16 हो जाएगा। अगर आप इधर डी मॉर्विस थ्योरम लगाना चाहते हो तो चलेगा, लेकिन आगे लगाओगे तो भी चलेगा। तो लेट अस डू वन थिंग, हम क्या करते हैं, यहाँ पे डी मॉर्विस थ्योरम लगा देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2⁻16 डी मॉर्विस थ्योरम लगाने के बाद cos π/3 16 π/3 16 π/3 और दूसरा क्या हो जाएगा, प्लस i sin 16 π/3। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कंसिडर, क्या कंसिडर करोगे, नेक्स्ट डिनोमिनेटर, दैट इज √3 - i raised to 17। अब इसको लिखना है आपको, √3 है 1, इधर कुछ भी नहीं है मतलब हमारे पास 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो
तो अंडर रूट ऑफ 3 और 1 अगर मुझे चाहिए, मतलब अगेन कुछ पॉसिबिलिटी तो नहीं है, मुझे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 2 से। तो व्हाट आई विल डू, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 यू गेट अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन 2, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 इंटू आई, या आई जिस हिसाब से भी लिखना है, अब रेस टू 17, और 2 को भी हमें क्या करना पड़ेगा, पावर देना पड़ेगा 17। तो अब मैं इसको लिखूंगी तो कैसी हो जाएंगी चीजें, कॉस हमारा रूट 3/2 कब होता है, 30 डिग्री पे, 30 डिग्री इज π/6, अगेन 1/2 कब होता है हमारा, साइन हमारा होता है साइन 30 डिग्री पे 1/2 दैट इज π/6। तो मेरा ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, 2⁻17 cos ऑफ π/6 माइनस आई साइन cos ऑफ आई साइन π/6⁻17। ठीक है, हमारे पास इतनी चीजें आ गई, ये हो गया हमारा नॉर्मल। यहाँ पे मैं डी मॉर्विस थ्योरम नहीं लगाऊंगी, अगर आप चाहते हो तो डी मॉर्विस थ्योरम अगर आपको लगाना है तो यहाँ पे देखो ये हमारा डिनोमिनेटर में, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको उठा के न्यूमरेटर में लेके जाना पड़ेगा, तब ये चीजें सॉल्व होंगी। तो मुझे अगर न्यूमरेटर में लेके जाना है, मतलब मेरा 17 जो है वो क्या हो जाएगा, ऊपर जाके -17 हो जाएगा। तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, अंडर रूट ऑफ 3 माइनस आई रेस टू -17, राइट। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वो चीजों को एडजस्ट करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब आ जाते हैं हमारे फाइनल स्टेटमेंट में, क्या है हमारे पास, आई सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा वैल्यूज को, रेस टू 16 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 माइनस आई रेस टू 17 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 कितनी मिली है, 2⁻16 cos ऑफ 16 π/3 प्लस आई साइन 16 π/3। नेक्स्ट आ जाओ, डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, 2⁻17 cos ऑफ π/6 माइनस आई साइन π/6⁻17। मैं क्या करूंगी, इसको न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी तो साइन हमारी क्या हो जाएगी, 17 के ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो 2⁻16 है, यहाँ पे 2⁻17 है, डिनोमिनेटर में एक 2 बच गया, तो क्या हो जाएगा 1/2, ऊपर क्या है cos ऑफ 16 π/3 प्लस आई साइन 16 π/3। अब इसका पार्ट हम लिखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट ब्रैकेट करके हमारा क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट चीज ऊपर चली जाएगी, तो cos π/6 माइनस आई साइन π/6⁻⁻17। अब यहाँ पे क्या करोगे, डी मॉर्विस थ्योरम लगा दो। अब अगर मैं यहाँ पे डी मॉर्विस थ्योरम लगा रही हूँ तो क्या हो जाएगी, वैल्यूज देखो, इज इक्वल्स टू 1/2 cos ऑफ 16 π/3 प्लस आई साइन 16 π/3, दूसरे ब्रैकेट में होगा cos ऑफ -17 π/6, -17 क्योंकि माइनस एन की वैल्यू क्या है, माइनस है, तो -17 प्लस माइनस आई साइन नीचे लिख रही हूँ -17 π/6। अब हमें पता है एक हमारा रूल ट्रिग्नोमेट्री का क्या कहता है, अगर कॉस का एंगल नेगेटिव भी है तो वैल्यू क्या आने वाली है, पॉजिटिव ही आने वाली है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 cos ऑफ 16 π/3। अगर आप इसको रिपीट बार बार नहीं करना चाहते ना, तो बेस्ट वे बताओ क्या करो, कंसिडर कर लो, एक बार सॉल्व कर लो एंड सब्स्टिट्यूटिंग इन द इक्वेशन, ऐसा कर दो, वो कंपैरेटिवली इजी पड़ता है हम सबको। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कॉस नेगेटिव है, फर्क नहीं पड़ता, हम क्या कर सकते हैं, उसको पॉजिटिव करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो साइन हमारा क्या होता है, साइन ऑफ माइनस कॉस इज इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है। यहाँ पे एक माइनस साइन आ गई, यहाँ पे भी एक एग्जिस्टिंग माइनस साइन है, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, पॉजिटिव आई साइन 17 π/6। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों जो टर्म है हमारे, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है दोनों के बीच में, तो हम क्या कर सकते हैं, चीजों को कॉमन निकाल सकते हैं। अगर मैं एंगल की बात करूं तो एंगल में आपको दिखाई देगा दोनों के पास पाई जो है, सिर्फ ये दो चीज क्या है, कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, पाई को बाहर निकाल लेंगे 1/2। कॉस में से अगर मैं पाई बाहर निकाल रही हूँ एक टर्म से, तो बचा क्या 16/3, दूसरे टर्म से क्या बचा, पॉजिटिव 17/6, राइट। मैंने क्या कर दिया, सिर्फ पाई को बाहर निकाला, तो अब देखो इसको मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, 16 π/3, और दूसरा टर्म क्या होगा हमारे पास, पाई तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग है, 17 π/6 आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव आई साइन
यहाँ पे भी सेम हम क्या करेंगे, पाई बाहर निकाल लेंगे, तो 16/3 प्लस 17/6। अब मुझे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करते हैं हम, जो भी कॉमन चीज होगी उसको लेके आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखो इज इक्वल्स टू 1/2 16/3 प्लस 17/6। तो मैं क्या करूंगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 32 हो जाएगा। 32 प्लस 17 आपको 49 मिलेगा और डिनोमिनेटर में कितना है 6, तो 49/6 आपको मिल गया। तो cos 49 π/6 मल्टीप्लाई करके भी कोई फायदा नहीं और कोई कैंसिलेशन तो हो नहीं रहा, प्लस I sin 49 π/6 आपको मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, जब आप नोटिस करोगे इसमें, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे 49 है, नीचे 6 है, पाई है। अब आपको डील करना पड़ेगा अलाइड एंगल के साथ। अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट हमने एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री में पहले भी देखा है। तो अलाइड एंगल हमें क्या कहेगा, ये 49 को ऐसा स्प्लिट करो कि आपको क्या मिले, एक नॉर्मल सा एंगल मिल जाए, और एंगल भी हम क्या करेंगे, एन पाई के रिस्पेक्ट में रखेंगे। अगर मैं 6 के टेबल में 49 के नियरेस्ट कौन सा वैल्यू होगा, 48, 6 8 इज 48। तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये जो 49 होने वाला है हमारे पास, कैन आई राइट इट एज 8 पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं हम लोग। क्यों, अगर आप नोटिस भी करोगे तो यहाँ पे अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ तो कितना होगा, रैशनलाइज करने के लिए, तो 48 पाई प्लस पाई विल बी इक्वल्स टू 49 π/6। हमें यही चीज मिल गई जो हमें वहां पे चाहिए थी। तो हमने क्या कर दिया, इसको अलाइड एंगल के रिस्पेक्ट में लिखने के लिए cos ऑफ 8 पाई प्लस π/6 प्लस I साइन 8 पाई प्लस π/6 मैं इस हिसाब से लिख सकती हूँ। अब अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है कि जब भी मैं n पाई के साथ डील करूंगी, n पाई के साथ डील कर रही हूँ, तो मेरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो चेंज नहीं होगा, राइट, वो नॉर्मल रहेगा। कॉस है तो कॉस ही रहेगा, साइन है तो साइन ही रहेगा। जब n π/2 होता है तब चेंजेस होते हैं, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में। अब कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, अगर आप नोटिस करोगे तो 8 पाई मतलब कि एक बार आपने सर्कल मारा तो 2 पाई, एक और बार मारा तो 4 पाई, एक और बार मारा तो आपका 8 पाई, यानी कि आप कहाँ जाओगे, नियर अबाउट फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हो, राइट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मेरी वैल्यू जा रही है तो ऑल सॉस टी कप्स, अगर याद आ रहा होगा तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टैन और कॉट, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, पॉजिटिव कॉस एंड सेक होता है। तो यहाँ पे आपका क्या होने वाला है, सब चीज फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रही है, मतलब एवरीथिंग इज पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा 1/2 cos ऑफ π/6 एंगल लिखते हैं हम π/6 प्लस I साइन π/6। अब आपको उन्होंने क्या कहा था, आर्ग्यूमेंट निकालना है और उसके साथ साथ उसका आपको मॉड्यूलस निकालना है। अगर हमने पोलर फॉर्म में इसको ला दिया, ये हमारा r हो जाएगा और ये मेरा थीटा हो जाएगा। कैसे जजमेंट लिया, बिकॉज हमें क्या करना, लास्ट में आते आते हमें थीटा चाहिए, और थीटा हमें यहाँ पे मिल गया, दैट इज π/6। अभी इसको मैं लिखूंगी भी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेरा r हो जाएगा, कंपेयरिंग बाय r cos थीटा प्लस I sin थीटा। आप ये स्टेप भी लिख सकते हो, इफ यू वांट फॉर मोर कन्वीनियंस आप वो स्टेप लिख सकते हो। बाय कंपेयरिंग वी गेट द वैल्यू जो हमें इन्होंने कही थी। तो सम काफी लेंदी सा था, थोड़ा सा लेंदी था, बट इजी था, ज्यादा कुछ है नहीं सम में। आपको r की वैल्यू 1/2 मिलेगी, थीटा की वैल्यू फाइनल स्टेटमेंट में लिखनी पड़ेगी π/6। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज यहाँ पे चीजें थोड़ी सी अलग है, बट छोटू सा सम है, सम बड़ा नहीं है। आपको क्या करना है, शो करना है क्या चीज को, 4nth पावर बोला, यहाँ पे ये नहीं बोला है 4th पावर रेस टू, पावर मतलब पावर, हम रेस टू जा रहे, राइट। यहाँ पे 4nth पावर ऑफ ये कंप्लीट टर्म, यानी कि इन्होंने क्या कहा, ये जो टर्म आपको दिखाई दे रहा है ना, इसका आपको क्या करना है, 4nth पावर के साथ डी मॉर्वियस थ्योरम लगाना है, प्रूव करना है कि ये इक्वल्स टू -4n है कि नहीं, जहां पे n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी क्या है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पे सबसे पहले कंसिडर करना पड़ेगा हमें, हमारा जो दिया गया है, कंसिडर 1 + 7 रेज टू 4n हम बाद में लेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर आप देखोगे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है,
ब्रैकेट है उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करोगे, तो a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 माइनस आई द होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू आई प्लस आई स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4i प्लस आई स्क्वायर। आई स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, माइनस ऑफ 1, याद करो पावर वाला फॉर्म, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4i माइनस 1, माइनस प्लस थे तो माइनस 1, 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4i। तो ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा है इसको आपको एक्चुअली किधर लिखना है पता है, यहाँ पे लिख दो तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आपका ये पार्ट एक्चुअली आना चाहिए था, ठीक है। तो ये हो गई हमारी चीज। फिर उसके बाद ये क्या करोगे, डायरेक्टली आप उठा के यहाँ पे डाल दो, दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 7i अपॉन 3 माइनस 4i। अब इसको डायरेक्टली क्या ही डील करोगे ना, इसके साथ आप कैसे डील करोगे, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो को यूज करते हैं, पहले जो हमने किया गया है। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस 7i अपॉन 3 माइनस 4i को मैं क्या करूंगी, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरी चीजें सिंप्लीफाई हो जाएंगी। तो मेरा इसका कॉन्जुगेट क्या होने वाला है, बस इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव था तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉजिटिव करके उसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब डिनोमिनेटर में देखोगे तो कैसे फॉर्म में, a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट। मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दूंगी तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 प्लस 7i इंटू है तो फर्क तो कुछ चीज का पड़ना नहीं है, अपॉन a स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 4i द होल स्क्वायर मतलब 16 हो जाएगा इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, यानी कि 16 इंटू -1 विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 16। यहाँ पे क्या है हमारे पास 9 माइनस माइनस ऑफ 16 विल बी इक्वल्स टू 9 प्लस 16 दैट इज इक्वल्स टू 25। तो डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यू कितने होने वाली है, 25 होने वाली है। तो वो लिख देते हैं, इसको हटा रही हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 1 इंटू 3 1 इंटू पॉजिटिव 4i तो पॉजिटिव 4i 7 पॉजिटिव 7i इंटू 3 विल बी इक्वल्स टू पॉजिटिव 21i 7i इंटू 4i विल बी इक्वल्स टू पॉजिटिव 28i स्क्वायर। बट आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, यहाँ पे 25 आया था, विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1। तो मैं यहाँ पे रिप्लेस करके क्या लिखूंगी, माइनस ऑफ 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 28 हमारे पास हो जाएगा, राइट। अब देखो हमें कितना मिल रहा है, 4i प्लस 21i विल बी इक्वल्स टू 25i, तो ये दैट इज इक्वल्स टू 25i। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 28 माइनस 28 प्लस 3 विल बी इक्वल्स टू माइनस 25, तो माइनस 25 डिनोमिनेटर में 25 ऑलरेडी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो 25 है मैं उसको कॉमन निकाल लूंगी, तो 25 इंटू i माइनस 1 अपॉन 25 गेट्स कैंसल्ड, बचा क्या हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से लिखूंगी तो -1 प्लस i। अब जब भी मैं कॉम्प्लेक्स के साथ डील करती हूँ तो माइनस ऑफ 1 को डील करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, माइनस को बाहर ले लेंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे माइनस ऑफ i लिख के हम क्या करेंगे, इसके साथ डील करेंगे, बिकॉज हम इजीली इसके लिए वैल्यू निकाल सकते हैं। तो माइनस बाहर ले लिया तो 1 माइनस i हमारे पास बच गया। ये हो गया हमारा इतना पार्ट। अब क्या करोगे, अब हम आ जाते हैं इसको पोलार फॉर्म में लिखने के चक्कर में। पोलार फॉर्म में अगर मुझे लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इस हिसाब से एडजस्टमेंट इसके अंदर करनी पड़ेगी कि हमें एक कॉमन एंगल मिले। अब अगर आप देखोगे तो मैं अगर 2 से डिवाइड करूंगी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करूंगी तो कॉस एक बार मेरा कॉस मेरा 60 डिग्री पे π/2 होता है, लेकिन साइन हमारा जो है वो 30 डिग्री पे π/2 होता है। एंगल डिफर कर गए, प्लान फेल हो जाएगा, यहाँ पे हम ये चीज अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, चीजों को अब अलग एस्पेक्ट से देखना पड़ेगा। अगर अब बात करूं तो डिनोमिनेटर ऐसा क्या होगा हमारे पास, अगर मैं डिनोमिनेटर में √2 ले रही हूँ, डिनोमिनेटर में √2 ले रही हूँ तो ही चीजें सॉल्व होंगी, बिकॉज वी नो कॉस ऑफ 45 डिग्री यानी कि π/4 इज √1/√2 एंड साइन ऑफ 45 दैट इज π/4 इज इक्वल्स टू 1/√2। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा √2 से। यहाँ पे अगर माइनस है हमारे पास, ये हो जाएगा 1/√2 माइनस i/√2। पोलार फॉर्म में लिखूं तो -2 cos 4
सॉरी पाई बाय 4 माइनस आई साइन पाई बाय 4। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वी नीड 4n, राइट। पावर, ये जो कंप्लीट थिंग थी हमारी, रेज टू द पावर 4n चाहिए थी, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लिख देते एक और बार, 1 + 7i अपॉन 2 माइनस आई द होल स्क्वायर रेज टू द पावर 4n, मतलब कि माइनस ऑफ √2 रेज टू 4n, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ पाई बाय 4 माइनस आई साइन पाई बाय 4 रेज टू द पावर 4n। डी मॉर्विस थ्योरम लगा दो। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, जो हमारा ये 2 वाला पार्ट है उसमें देखोगे तो इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास माइनस ऑफ √2 द पावर 4 है, राइट। यानी कि ये जो नेगेटिव साइन है वो तो कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगी, बिकॉज हम जब भी इवन पावर्स के साथ डील करते हैं तो नेगेटिव साइन एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कि अगर -1 का मैं स्क्वायर ले रही हूँ तो क्या होता है, +1 होता है, तो वही रेज टू 4 भी ले रही हूँ तो क्या होगा, पॉजिटिव ही नंबर आना है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे हमें पॉजिटिव नंबर आने वाला है। अब ये √2 जो है, √2 का अगर मैं स्क्वायर ले रही हूँ तो कितना होता है, 2 होता है, राइट। √2 × √2 कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक और पावर कितना है, 4 है, राइट। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं 2 का स्क्वायर कितना होता है, हमारे पास 4 होता है, राइट। यहाँ पे हो जाएगा 4, पावर कितना है ऊपर, n फिर भी हमारे पास बचा है, राइट। तो हमें वो n को ऐसे ही रखना है। अब यहाँ पे डी मॉर्विस थ्योरम लगा दो, तो कॉस ऑफ 4n पाई बाय 4 माइनस आई साइन 4n पाई बाय 4, ठीक है। 4 4 गेट्स कैंसल्ड। अब यहाँ पे आ जाएगा 4 रेज टू n कॉस ऑफ n पाई माइनस आई साइन n पाई। जब भी मैं साइन n पाई की बात कर रही हूँ या कॉस n पाई की बात कर रही हूँ, तो साइन n पाई मतलब कि मैं कहाँ से जा रही हूँ, हमेशा ये पाई एंड इधर से अब हम लोग देख रहे हैं, तो साइन ऑफ 0 इज ऑलवेज 0, साइन ऑफ पाई इज ऑलवेज 0, साइन ऑफ 2 पाई इज ऑलवेज 0। मतलब जब भी मैं पाई के साथ, साइन n पाई के साथ डील कर रही हूँ तो मेरी वैल्यू क्या होने वाली है, हमेशा 0 ही होने वाली है। तो वही चीज मैं यहाँ पे भी यूज करूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा, वी नो दैट साइन n पाई इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। ये तो टर्म 0 हो गया। अब जस्ट लास्ट वाले से जो हमने एग्जांपल देखा था उसमें देखा था कि cos n पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 रेज टू n होती है, बिकॉज उसकी वैल्यू एक बार पॉजिटिव होती है, एक बार नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव वेरी करती रहती है, राइट। तो यहाँ पे भी हो जाएगा 4 रेज टू n -1 रेज टू n हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी आप देखोगे तो हम क्या कर सकते हैं, -1 रेज टू n इज नथिंग बट वही चीज, और ये -1 ही बच रहा है हमारे पास। तो हमें यहाँ पे जो इन्होंने प्रूव करने कहा था दैट वाज माइनस ऑफ, दिखेगा नहीं आप सभी को, हमें क्या करना है, माइनस बाहर ले लो और पावर कितना है बचा है हमारे पास, n बचा है। इन्होंने प्रूव भी तो हमें यही करने कहा था ना, यहाँ पे देखो प्रूव क्या करने कहा था कि ये पूरा टर्म का 4n पावर टू बी इक्वल टू -4 रेज टू n, ठीक है। होप सो समझ में आएगा। थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम था बिकॉज चीजें अलग अलग तरीके से हमने यहाँ पे सॉल्व की है, ओके। तो यहाँ पे देखो अब हमारे पास नेक्स्ट सम है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अल्फा एंड बीटा क्या है, रूट्स है हमारे किसके, इक्वेशन के। कौन सा इक्वेशन दिया है, x² माइनस 2√3x + 4 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, लेकिन मिडिल टर्म जो है हमारा वो रूट के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम रिस्क नहीं करेंगे फैक्टराइजेशन के फॉर्म में। अगर आप कैलसी के साथ करना चाहते हो तो इट्स योर चॉइस, बट आई वोंट सजेस्ट दैट थिंग। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास फैक्टराइजेशन का एक फॉर्मूला है, दैट इज जब भी हम ax², हमारा नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहता है, ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x विल बी इक्वल्स टू -b अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a, राइट। तो यहाँ पे देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है, x² - 2√3x + 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये a 1 हो जाएगा हमारा, b हो जाएगा -2√3, c हो जाएगा 4। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो x विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे -b मतलब -2√3 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b² मतलब -2√3 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 1, c कितना है 4 अपॉन 2a कितना है हमारे पास 1, माइनस माइनस विल बी प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंडर प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ, अभी माइनस है उसका हम स्क्वायर ले रहे हैं तो पॉजिटिव ही रहेगा। 2 का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू हमारे पास 4 एंड √3 का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू √3 इंटू √3 इज 3 ओनली। तो 2 हमारे पास कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 12। नेक्स्ट 4 इंटू 1 इंटू 4 विल बी इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाय 2
2। अब यहाँ पे नोटिस करोगे तो हमारे पास क्या है, 12 माइनस 16 विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4। जब भी हमारा रूट के अंदर माइनस ऑफ 4 आता है तो रिमेंबर हम जब उसको रूट के बाहर निकालेंगे तो आयोटा हमारे पास इंट्रोड्यूस हो जाएगा, बिकॉज आयोटा की वैल्यू कितनी थी, देखो याद करोगे तो अंडर रूट ऑफ माइनस ऑफ 1 हुआ करती थी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कॉम्प्लेक्स वे में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो 2 अंडर रूट ऑफ 3 प्लस और माइनस 4 था, बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 2 आयोटा अपॉन 2। अब यहां से हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन निकाल लेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ऑफ 3 प्लस और माइनस आयोटा अपॉन 2। 2 गेट्स कैंसिल, बचा क्या, अंडर रूट ऑफ 3 प्लस और माइनस आयोटा। तो जब भी हमें डील करना है कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑलवेज वी नीड टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पोलर फॉर्म। अभी जो निकला था वो कार्टेशियन फॉर्म में था, राइट। तो अगर मुझे पोलर फॉर्म में लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो हमने जस्ट निकाला उसको पोलर फॉर्म में लिखते। क्या निकाला हमने, यहाँ पे देखो, इस साइड देख लो आप, हमें मिला क्या वैल्यू, अंडर रूट ऑफ 3 प्लस और माइनस आयोटा, राइट। तो अंडर रूट ऑफ 3 प्लस और माइनस आयोटा के साथ हमें डील करना है, मतलब हमें निकालना पड़ेगा ऐसा एक टर्म जो दोनों के टेबल में आए विद सेम एंगल। तो अगर बात करें हम लोग का कॉस ऑफ 60 डिग्री कितना, 30 डिग्री हमारे पास कितना होने वाला है, √3/2। मतलब हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा यहाँ पे 2। कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 यू गेट अंडर रूट ऑफ 3/2 प्लस और माइनस आयोटा 1/2। ठीक है, अब ये प्लस और माइनस है, उसको बाद में हम स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 हमारे पास है। दूसरा क्या है, cos ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू √3/2 एंड cos ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू √3/2 एंड साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2। तो जब हम 30 डिग्री की बात कर रहे हैं दैट मीन्स वी आर डीलिंग विद π/6। यहाँ पे हो जाएगा cos π/6 प्लस और माइनस आयोटा साइन π/6। दैट विल बी इक्वल्स टू, हमारे पास इन्होंने क्या कहा है, 2 रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। तो लेट अस से अल्फा इज इक्वल्स टू 2 cos π/6 प्लस I sin π/6. Okay, let us say beta is equals to 2 cos π/6 minus I sin π/6। मैंने ये अज्यूम किया बिकॉज हमें जो चीज निकालनी थी उसके लिए ये चीज जरूरी थी कि हम इसको स्प्लिट करें। प्लस और माइनस था ना, तो इन्होंने कही थी वो चीज हमारी क्या है, रूट्स है। तो यहाँ पे अब हमें निकालना क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का एडिशन हमें प्रूव करना है 0। मतलब हमें क्या करना है, इन दोनों टर्म्स का एडिशन का क्यूब का एडिशन करना है। तो लेट अस क्यूब इट, इधर करते हैं, स्टेप ही कर देते हैं। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब विल बी इक्वल्स टू 2 क्यूब cos π/6 प्लस I sin π/6 द होल क्यूब प्लस 2 क्यूब cos π/6 माइनस I sin π/6 द होल क्यूब। अब क्यूब आ गया, पावर्स आ गए, तो डी मॉर्विस थ्योरम अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो 2 क्यूब इंटू cos ऑफ 2 क्यूब क्या कर सकते हैं, हम बाहर भी निकाल सकते हैं। तो मेरा समझो ये 2 क्यूब को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 π/6 प्लस I sin 3 π/6, बीच में क्या साइन है हमारे पास, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव cos 3 π/6, दूसरा क्या हो जाएगा माइनस I sin 3 π/6। पॉजिटिव 3 π/6 नेगेटिव 3 π/6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 2 जा। तो cos π/2 प्लस cos π/2 विल बी इक्वल्स टू 2 cos π/2। लेकिन cos π/2 जो है हमारा हमेशा क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। चाहे n π/2 हो, cos हमेशा क्या होता है, 0 होता है। देयरफॉर ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 2⁴ into 0 दैट इज इक्वल्स टू 0 ओनली। यानी कि इन्होंने जो हमें प्रूव करने कहा था वो क्या किया, हमने अच्छे से प्रूव कर दिया। अब ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता था आपको कि वो क्या कहेंगे, उन्होंने कहा होता आपको निकालने के लिए अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है, यहाँ पे आप कर सकते थे। तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पे सबट्रैक्शन परफॉर्म करना है। जब आप सबट्रैक्शन परफॉर्म करोगे तो हमारा कॉस वाला टर्म कैंसिल होगा एंड साइन वाला टर्म एज इट इज बचेगा। तो मेक श्योर वहां पे आंसर आपका वेरी करेगा। ये भी एक साल आपको पूछा गया था एंड ये अल्टरनेट साल पूछा गया था। हो सो समझ में आया होगा क्योंकि चीजें काफी
इजी है इसके अंदर। ओके, तो यहाँ पे हमने बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखे, बहुत सारे फॉर्मूलाज देखे, एंड बाकी जितने क्वेश्चंस हैं हमारे इंपॉर्टेंट वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे एंड नए टॉपिक को भी स्टार्ट करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद प्रदीप गिरी एकेडमी। एंड कोई भी प्रॉब्लम होगा तो डू मेक श्योर कि आप कमेंट करो, हम ट्राई करेंगे आपको रिप्लाई करने के लिए। एंड अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।